नमस्ते बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हिंदी की हमारी क्लास 3 है, तीसरे नंबर की क्लास है। इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। आज हम वर्ड क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवीजन करा दूं सब चीज़ों का। रिवीजन कैसे कि जैसे भाषा किसे कहते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के भावों व विचारों को सुनते समझते। भाषा के उदाहरण है पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, है ना, तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाएं हैं। भाषा के प्रकार मुख्य रूप से 3 तरीके की भाषाएं होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे हम बोल करके या लिख करके बोल करके या सुन करके प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वार्तालाप करना किसी से, या कोई भाषण दे रहा है, या रेडियो पे कुछ सुनना या संगीत सुनना, ये सब मौखिक भाषा का उदाहरण है। वहीं लिखित भाषा की बात करें तो जो लिखित में हो या जिसे पढ़ा जा सके, वो लिखित भाषा के उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक है या कोई न्यूज़पेपर है, मतलब अखबार वगैरह, ये सब पत्र संदेश वगैरह, ये सब। सांकेतिक भाषा का उदाहरण क्या है? सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसे हम संकेतों या इशारों के द्वारा समझते हैं। किसी की तरफ इशारे करना या यातायात के जो चिन्ह होते हैं, वो सब सांकेतिक भाषा के ही उदाहरण। भाषा के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संचार भाषा। मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जो हमें हमारे परिवार के द्वारा प्राप्त होती है, वह भाषा जो हमें हमारे परिवार के द्वारा हमें बोलने सिखाई जाती है। जैसे मैं हिंदी परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ हिंदी बोली जाती थी, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। मान लो मैं ऐसे परिवार में पैदा होता जहाँ अंग्रेजी बोली जाती होती, तो मेरी मातृभाषा अंग्रेजी हो जाती। ठीक है। राजभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसमें देश के आधिकारिक कार्य चलते हैं, आधिकारिक कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है, वो सब। जैसे मान लो कोर्ट कचहरी वगैरह, इन सब चीज़ों की जो भाषाएं होती। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान में और भी तमाम भाषाएं, 20-22 भाषाएं हैं जो कि राजभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा की बात करें, वह भाषा जो देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतीक मानी जाती है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक मानी जाती है, वह आपकी राष्ट्रभाषा होती है। कोइंसिडेंसली, मतलब इत्तेफाक से, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और बड़े ही जोरों शोरों से बड़ा गलत फहमी है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी अगर भारत की राष्ट्रभाषा होती तो तमिल, तेलुगु, मतलब तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, हर जगह हिंदी प्रचलन में होती। क्योंकि उन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी प्रचलन में नहीं है, इसका मतलब वो राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर अगली बात करें संचार भाषा की। संचार भाषा वह भाषा होती है जो दो लोगों, दो देशों या दो राज्यों के बीच में होती है, जिनके द्वारा दो देश, राज्य या दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर पाते हैं, वह भाषा। जैसे मान लो राम और श्याम दोनों हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी संचार भाषा हिंदी होगी। अगर मान लो वो इंग्लिश में बात करने लगे, तो उनकी संचार भाषा इंग्लिश होगी। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बोली की बात करें, बोली क्या होती है? बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। भाषा का छोटा रूप है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक भाषा में बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, मगधी है, और अवधी है, मेवाती है, भोजपुरी है, मैथिली है। ये सब हिंदी की ही बोलियां हैं। फिर इसके बाद में मैंने, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, ना ही बोली का कोई व्याकरण होता है। फिर मैंने आपको लिपि पढ़ाई थी। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या तरीके को लिपि कहते हैं। लिपि जैसे देवनागरी है, देवनागरी लिपि मतलब स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, बोडो है, संस्कृत है, ये सब। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी। तमिल में तमिल लिखी जाती है। रोमन लिपि में अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मनी, स्पेनिश, ये सब भाषाएं लिखी जाती हैं। फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है। बंगला लिपि में बंगाली लिखी जाती है।
फिर देन हमने आपको बताया था व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कर पाते हैं। शुद्ध रूप का ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जो भी उस भाषा की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं या बड़ी मिस्टेक्स हैं, वो हम मतलब गलतियां जो हैं वो हम व्याकरण के द्वारा निकाल पाते हैं। व्याकरण मतलब एक तरीके का नियम, एक ऐसी किताब जिसमें किसी भाषा से संबंधित नियम लिख रखे, उन नियमों को ही हम पढ़ करके आगे उस भाषा के बारे में जानकारी ले पाते हैं। व्याकरण के अंग मैंने पढ़ाए थे, तो व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते, जिनमें से पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसमें वर्णों से संबंधित शुद्धि या शुद्धि का ज्ञान कराया जाता है आपको और आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर उदाहरण देना चाहूँ तो उदाहरण के तौर पर यहाँ ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे मान लो कहीं अगर कोई लिखा है, ये क्या होता है? ग्रह, और ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कोई ग्रह पढ़ रहे हैं हम, तो वो डिफरेंस हमें तब पता चलेगा जब हम वर्ण पढ़ेंगे। ये क्या है? री। इसकी मात्रा क्या होती है? आज की क्लास में मैं आपको जो है वो वर्ण विचार ही पढ़ाऊंगा। तो री क्या है? री की मात्रा ऐसी होती है। वही आप देखोगे जो ये वाली मात्रा लगी वो पदेन है, रा बना है आधा, पदेन जो ऐसे लगता है वो पदेन रा लगा हुआ है। ये वर्ण विचार में पढ़ने को मिलेगा। शब्द विचार में क्या पढ़ने को मिलेगा? किसी शब्द का सही रूप क्या होता है, सही उच्चारण क्या होता है, ये शब्द विचार में पढ़ने को मिलेगा। पद विचार में उस शब्द का और क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो इसे हम राम पढ़ेंगे, ये वाली बात हमें शब्द विचार में पढ़ने को मिलेगी। और इस राम को हम और क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि राम एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये इसका पद परिचय है। समझ आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अलावा ये क्या है? एक वचन करता है। ये क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन। ठीक। इसके अलावा राम क्या है? राम पुरलिंग है, ये भी है। ये मतलब ये ही चीजें क्वालिटीज बता देना आपका पद परिचय कहलाता है। मतलब उस शब्द का परिचय जब हम देंगे तो वो शब्द पद बन जाता है, तो वो पद परिचय कहलाता है। फिर इसके बाद में मैंने आपको वाक्य विचार लिखाया था। वाक्य विचार क्या होता है? इसमें वाक्य के अंग बताए जाते हैं, भेद बताए जाते हैं, उन वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ शुद्धियाँ ये सब बताई जाती है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराया जाता है इसमें। फिर आज की जो क्लास है हमारी बच्चों, वो आज की क्लास है वर्ड। आज हम पढ़ने वाले वर्ड क्या होता है। वर्ड, जिसे वर्ड नहीं बोलते, वर्ड बोलते। तो हम लिखेंगे पहला वर्ड। वर्ड की परिभाषा क्या होती है हम जाने, परिभाषा क्या है। लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा। आज की जो क्लास है वो वर्ड है, वर्ड पे, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनियाँ। उन्हीं ध्वनियों को जब वर्ण मतलब लिख दिया जाता है, लिपि बना दी जाती है, तो वो बन जाते हैं वर्ड। क्या बन जाते हैं बच्चों? वर्ड। तो मोटे तौर पर हम यही कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? जैसे का खा गा घा णा आ आ इ ई उ ऊ, ये सब वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला की भी डेफिनेशन लिखो, ध्यान से समझना। वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है? किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ठीक।
जैसे हिंदी की वर्णमाला क्या है, हिंदी में मतलब सुव्यवस्थित ढंग से जो वर्ड लिखे हुए हैं वो हिंदी की वर्णमाला है। जैसे छोटे आ के बाद में बड़ा आए आएगा, छोटी के बाद में बड़ी ई ही आएगी, छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ ही आएगा। हो सकता है हम उल्टा सीधा लिख लेते तो वो वर्णमाला नहीं कहलाती। वर्णमाला क्या होती है, जब सही एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हों, व्यवस्थित ढंग से हों, क्रमबद्ध तरीके से हों। उनका सबका व्याकरण है, हमारी वर्णमाला का व्याकरण है। व्याकरण कैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे की क्लास में कि महाप्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं, घोष सघोष क्या होते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेगा ये सारी चीज़ें। फिर हम इसके बाद में हम देखेंगे या हम ऐसे लिखेंगे, सेकंड हेडिंग बनाएं, वर्ण के प्रकार, या वर्ण के भेद भी लिख सकते हैं। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं हम देखेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके बारे में जाने एक एक ध्यान से देखते हुए। ध्यान से देखो, नंबर 1 हमने हेडिंग बनाई स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। ये क्या बात हुई? तो स्वतंत्र रूप से कैसे प्रयोग होते हैं? उसका रीज़न ये है कि जब आप स्वर लिखते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, उदाहरण के तरीके से, उदाहरण जो स्वर हैं वो कौन से होते हैं? स्वर होता है छोटा आ, बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, फिर ए आए, ओ आओ, और यहीं तक होते हैं। ये स्वर हैं आपके अंग। हाँ, आपके स्वर नहीं होते हैं, स्वर का एक सब पार्ट होता है, मतलब दूसरा टाइप होता है। तो ये है। अब आप देखोगे जो आ बोला जा रहा है वो स्पष्ट बोला जा रहा है, लेकिन वहीं आप ध्यान से देखो, अगर का कबूतर का बोला जाता है तो का कबूतर का जब ढंग से बोलोगे तो इसमें निकलता है का प्लस छोटा आ। आपने बोला की बोलते समय होता है ये का प्लस बड़ी ई। मतलब कि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता चाहिए, लेकिन स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे कहीं लिखा है बड़ा आ, तो बड़ा आ का वर्ण विच्छेद जो है बड़ा आ ही होगा। समझ आया? जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बोलने पर भी और यूज में भी, ठीक है ना, प्रयोग में भी, उच्चारण और प्रयोग दोनों ही तरीके से। ठीक, वही आप देखोगे जो व्यंजन है, व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम फिर आगे देखते हैं। यहीं पे इसके स्वर के बाद में हम देखेंगे कुछ मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? जैसे कि आपका होता है छोटा, समझना जरा ध्यान से, छोटे आ की मात्रा क्या होती है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कई बार, है ना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। फिर इसके बाद में आपका आता है री, ए आए, ओ आओ। इनकी मात्राएं क्या होती जानते हो? छोटे आ की कछु नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, छोटे आ की कछु नहीं तो कुछ नहीं। बड़े आ का डंडा, छोटी की छोटी मात्रा, बड़ी की बड़ी मात्रा होती है। छोटा ऊ का ऐसे मात्रा लगेगी, बड़ा ऊ की ऐसे। री की क्या होती है? ध्यान से देखो, ये होती है ये ध्यान रखना, री ऋषि को स्वर में मतलब री ऋषि स्वर आता है, स्वर में आता है।
फिर ए की क्या होती है एक मात्रा, आई की क्या होती है दो मात्राएं, ओ की क्या होती है एक मात्रा एक डंडा, और औ की क्या होती है एक मात्रा दो मात्रा एक डंडा। ये बचपन में ऐसे सिखा दिया जाता है, लेकिन ये मात्राएं हैं, जरा ध्यान से ढंग से पढ़ ली जाए, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर कितने टाइप के होते हैं, तो स्वर के भेद अगर देखे जाएं, साइड हेडिंग बनाएंगे हम स्वर के भेद, स्वर के भेद नंबर की ही हेडिंग है, स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं बच्चों, देखेंगे हम। स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से, एक ह्रस्व स्वर, और 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 है प्लुत स्वर। तीनों में से नंबर 1 की हेडिंग बनाई जाए, जिसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ह्रस्व स्वर होते हैं आपके बिल्कुल एकदम छोटे वाले, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर छोटे एकदम। दूसरी आपकी हेडिंग क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर आपके होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर है। फिर बात की जाए आपके तीसरे होते हैं प्लुत स्वर। इन स्वरों का यूज अब हम जनरली नहीं करते हैं, पहले के टाइम पे किया जाता था, मतलब कुछ ग्रंथ वगैरह लिखने में। अब हम लोग इन स्वर्स का यूज नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, जैसे आपने कई बार ऐसा लिखा देखा हुआ एक वर्ड, तो इसका सीधा सीधा यूज़ वहीं किया जाता था। या ओम आपने कई बार देखा होगा कहीं बना हुआ ओम, ये भी एक प्लुत स्वर का ही एग्जाम्पल है। ह्रस्व स्वर अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो ये इनको बोलते समय कम टाइम लगता है और हमें कम हवा मतलब मुंह से निकालनी पड़ती है। जैसे अ, वही आपको दीर्घ स्वर बोलने के लिए बड़ा साउंड निकालना पड़ता है, बड़ा मुंह फाड़ना पड़ता है, ज़्यादा हवा निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि आ, इस तरीके से। प्लुत स्वर दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा साउंड लेता है। प्लुत स्वर दीर्घ स्वर से भी, ओम आप आराम से ओम नहीं बोल सकते, साउंड ही नहीं निकलेगा। ओम बोलने के लिए आपको लंबा ही जाना पड़ेगा, ओम, कुछ इस तरीके से। कैसे बोलना पड़ेगा, ओम, लंबा जाना पड़ेगा इस तरीके से। मतलब ये आपके क्या है, प्लुत स्वर है। स्वर के कुछ अन्य काइंड भी होते हैं, स्वर के कुछ अन्य काइंड हैं, अन्य भेद भी हैं। अन्य भेद क्या है बच्चों, अन्य भेद में आप देखोगे पहला है आपका जिसे कहा जाता है अनुस्वर। दूसरा आपका एक अन्य स्वर है जिसे कहा जाता है अनुनासिक। और तीसरा है आपका जिसे कहा जाता है विसर्ग। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, अनुनासिक का है एग्जाम्पल अंग, अनुस्वर का, अनुनासिक का है अंग, और इसका क्या है, विसर्ग का आहा। एग्जाम्पल अगर इसका देखोगे तो इसका कैसे लिखते हैं, कंचन, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो पांच, कांच। इसका एग्जाम्पल क्या है, पुनः। ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। समझ आया, आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी क्लास। और ये क्लास मतलब आप यूँ समझो कि आपको देखनी पड़ेगी, बड़े ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे तो ही समझ में आएगी। हाँ, क्योंकि बड़े अच्छे से और डिटेल में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही नहीं मतलब हो जाएगा काम, हमें मतलब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा।
ये आपके स्वर कंप्लीट होते, फिर से एक बार रिवीजन करा दूं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, आप जैसी डेफिनेशन याद करना चाहो। फिर दूसरी बात करें, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहते हैं। या वर्णमाला की परिभाषा पूछे कोई तो क्या होती? किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। क्या? किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित या व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को ही उस भाषा का वर्णमाला कहा जाता है, या उस भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हिंदी की वर्णमाला है, आपने पढ़ी होगी, आ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग हा का खा गा घा चा छा जा जाणा टा ठा डा डाणा त थ द द ना प फ व म म या रा ला वा हा शे छ श हा क्षेत्रक, या ये पढ़ी होगी आपने, है ना। तो ये जो क्या है, वर्णमाला है, और ये बड़े स्वव्यवस्थित है और क्रमबद्ध है, एक के बाद एक सही ढंग से है। किस तरीके से हमारे वर्ण निकलते हैं, तालव्य से, कंठ से, तालव्य से, तालु से, दंत से, ओठ से, तब जा करके ये वर्णमाला सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि कंठ से कौन सा निकलेगा, का कबूतर का खा गा घा णा, है ना। का के बाद कौन सा आता है? चा चम्मच वाला, चा छा, ये तालु से बोला जा रहा है, चा छा जा झा ना, है ना। फिर देखोगे अगला क्या है, दंत से बोला जाता है, ता था, दांत में लगेगी जीभ बार बार, ता था दा धा ना, है ना। अगला देखो होठ से बोले जाएंगे, देखो यहाँ फिर वहाँ, फिर दांत पे, फिर होठ से बोला जाए, पा फा बा भा मा, है ना। फिर ऊष्म व्यंजन आएंगे, मतलब ऊष्मा से बोले जाएंगे, या रा ला वा, है ना, ऐसे। फिर संयुक्त व्यंजन है, शा श सा हा, संयुक्त व्यंजन है ना। अंतस्थ व्यंजन थे यार अलावा, ऊष्म व्यंजन है, श श श हा, ऊष्मा निकल रही है। और आपके संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आपके संयुक्त व्यंजन है आपके सॉरी यार सॉरी संयुक्त व्यंजन है आपके, जिसमें आप बोलते हो क्षेत्र ज्ञाओ स्रा, छा क्षेत्री का, त्रा त्रिशूल का, और ज्ञा ज्ञानी का, और स्रा श्रमिक का। ये दो अक्षरों से मिलकर के बने, मतलब दो वर्णों से मिलकर के बने होते, बाकी सब जो वर्ण है वो सिंगल है। हाँ सॉरी बेटा, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो फिर देखेंगे जरा, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो किसी वर्णमाला क्या होती? किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। फिर मैंने आपको वर्णों के प्रकार पढ़ाए, तो वर्ण दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? तो आपको फिर हमने पढ़ाया था कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब क्या बताया था मैंने? जो व्यंजन हैं उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता चाहिए। व्यंजन को आप बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते हैं, और वही जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अपने आप में, ठीक है ना। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में स्वर के उदाहरण दे दिए थे मैंने, फिर आपको मात्राएं बताई थी। इन्हीं मात्राओं के यूज के द्वारा हम किसी भी मतलब शब्द को पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। फिर मैंने आपको स्वर के भेद बताए थे। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के तीन भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा स्वर है? वो स्वर है जो कि ना के बराबर साउंड में निकल जाता है। ना के बराबर मतलब बहुत ही कम ध्वनि होती है उसकी, जैसे अ, ई, उ, री, ऐसी। दीर्घ स्वर कौन से स्वर हैं? वो स्वर जिनकी ध्वनि ज्यादा है, मतलब ह्रस्व स्वर से ज्यादा ध्वनि होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो जैसे बड़ा आ, बड़ी ई तो कैसे बोलते हैं? ई। बड़ा ऊ कैसे बोलेंगे? ऊ, है ना। ए, आए, ओ, आओ, अंग, सॉरी अंग नहीं है ना, ऐसे ही तो बोलेंगे। फिर आप देखोगे प्लुत स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लंबा टाइम लगता है। जैसे एक छोटा आ, कैसे ह्रस्व स्वर में का उदाहरण क्या है? अ। दीर्घ स्वर का आ, प्लुत स्वर का
आ, ठीक। और वही एक और उदाहरण है प्लुत स्वर का, जैसे ओम। आप ओम धीमे बोलिए, ओम बोल ही नहीं पाओगे। आप ओम को बोलने के लिए लंबा उच्चारण ही करोगे, ओम, ऐसे ओम, है ना। इस तरीके से लंबा उच्चारण जाएगा तो वो आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। फिर स्वर के कुछ अन्य भेद भी मैंने आपको बताए थे, जिनमें अनुनासिक है, अनुस्वर है और विसर्ग है। अनुस्वर क्या होता है? अंग से अंगूर वाला है। जैसे कहीं लिखा हो कंचन, या आपके और भी उदाहरण लिखना चाहूँ तो और भी उदाहरण देखना जरा। कंचन या पंचम, है ना, या दंत, ये आपका अनुस्वर का उदाहरण है। वहीं आप देखोगे जरा अनुनासिक का उदाहरण क्या है? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु और बड़ा आ कैसे आएगा? जैसे पांच, कांच, है ना। या और देखो तो चांद, ये अनुस्वर का अनुनासिक का उदाहरण है। वही विसर्ग का क्या उदाहरण है? जिसमें दो बिंदी आ जाए, आहा की दो बिंदी कहते हैं ना, वही बिंदी आ जाए तो वो विसर्ग का उदाहरण है। जैसे कि पुनः, है ना, या अंतः, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, अंतः, ठीक। इस तरीके से विसर्ग आ जाता है। ये स्वर के मैंने सारे काइंड आपको करा दिए। कल मैं आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको करा रहा हूँगा व्यंजन। व्यंजन के टाइप बता रहा हूँगा, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँगा। तो आई होप आप सबको इस क्लास को देख के मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी, सीखने को कुछ मिला होगा। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका भविष्य अच्छा रहे, उज्जवल हो सके। और इन चीज़ों को लिखने के बाद में बार बार रिवीजन किया करें, लर्न किया करें, जिससे कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से मतलब रह सके दिमाग में। दिमाग में हमारे में वही चीज़ें अंदर रहती हैं जिन चीज़ों को हम बार बार रिवीजन करते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते। नमस्ते।